काफी देर हो गई महेश, तुम्हारी गर्लफ्रेंड छाया माथुर अब तक आई नहीं। पापा मैंने उसे समझा तो दिया था, पता नहीं वो अब तक क्यों नहीं आई है। मैं एक बात फोन करता हूँ। देखो जरा देखो। अच्छा छाया, तुमने सारी बातें समझ ली है ना? जी अंकल। देखो अगर फिर भी कुछ रह गया है तो अभी पूछ लो, दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारा काम बिगड़ जाएगा अपना। अंकल मेरे ये समझ में नहीं आया कि आप करना क्या चाहते हैं। मैं कबीर पर एक किताब लिखना चाहता हूँ। आज के दौर में हमारे देश को इसकी बहुत ज़रूरत है। पर मुझे लगता है कि कबीर पर पहले ही बेशुमार किताबें लिखी जा चुकी हैं, उन पर और लिखने के लिए कुछ बचा ही नहीं होगा। देखो मैं ऐसा नहीं मानता, अभी भी काफ़ी कुछ ऐसा है जिस पर लिखने की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ, महेश ने मुझे बताया है कि आप प्लानचेट के द्वारा कबीर की आत्मा को बुलाकर उनसे संवाद करना चाहते हैं, ताकि उनसे पूछ कर कई नए यथार्थ सामने ला सकें। सब बिल्कुल खामोश हो जाएं। अब मैं अपना कार्य आरंभ करने जा रहा हूँ। अब 3 बार मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब। ये क्या कर दिया तुमने छाया? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। मुझे यहाँ किसने बुलाया? बुलाया तो हमने ही है। दरअसल कबीर को बुलाना था, लेकिन मेरी जबान से अचानक आपका नाम निकल गया और आप आ गए। यानी मैं यहाँ गलती से आ गया। लेकिन अपनी नहीं, मेरी गलती से। बहरहाल आया तो गलती से ही हूँ ना, बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। अब आप आ गए हैं तो रुक जाइए। जा क्यों रहे हैं? इसलिए कि यहाँ मेरी हैसियत बिन बुलाए मेहमान की सी है। बिन बुलाए मेहमान की कैसे हो सकती है? मैंने खुद नाम ले लेकर आपको यहाँ बुलाया है। एक नहीं 3 बार आपका नाम लिया है। दरअसल मुझे कबीर का नाम लेने के लिए कहा गया था, लेकिन मेरे ज़हनो दिल में बस आपका नाम बसा हुआ है, जो बेख्तियार मेरे ज़बान पर आ गया। लेकिन छाया, तुमने जो कुछ भी कहा वो सुनने के बाद भी मुझे यकीन नहीं आ रहा है। कमाल करते हो माजिद, मिर्जा साहब यहाँ तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम कह रहे हो कि यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारी बातें सुनने और अपनी आंखों से देखने के बावजूद मेरा जहन यही कह रहा है कि है ख्वाब में हनोज जो जागे हैं ख्वाब में। ये ख्वाब नहीं हकीकत है माजिद, अपनी आंखें मल कर तो देखो। देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा वो गालियों वाला वाकया भी तो हुआ था। छोड़ो भी, वो फजूल सी बात है। आली मेरा शागिर्द था, वो फजूल बात नहीं लिख सकता। अगर उसने लिखा है तो कोई अहम बात होगी। दरअसल आपके सामने जिक्र करते हुए मुझे झिझक महसूस हो रही है। सच कहने में कभी झिझकना नहीं चाहिए। कहो क्या बात है? क्या नाम बताया था तुमने इस इमारत का? जी गालिब एकेडमी। ये इमारत आपकी याद में बनवाई गई है। काफ़ी बड़ी इमारत है। इसमें हमेशा इल्मी और अदबी सरगर्मियाँ चलती रहती हैं। इसके करीब ही आपका मज़ार भी है। ये जगह दरअसल हमारा खानदानी कब्रिस्तान था। मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। अजीज़म, तुम्हें नहीं मालूम कि इसी में मैंने अपने 7 शीरख्वार बच्चों को अपने हाथों से दफन किया। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, ये शमीम साहब हैं, यहाँ उर्दू पढ़ाते थे। हम रिटायरमेंट बाद दिन भर इधर ही मिलते हैं। ये मेरे मोहतरम बुजुर्ग असदुल्ला साहब हैं। हम लोग इधर आए थे तो सोचा कि गालिब एकेडमी और मज़ार गालिब भी देखते चले। सेक्रेटरी साहब से मिलना चाहते थे, लेकिन वो भी कहीं गए हुए हैं। देखिए गालिब एकेडमी तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मज़ार गालिब आपको बाहर से ही देखना पड़ेगा। क्या मतलब? इसलिए कि मज़ार गालिब आजकल एक ट्रस्ट के ज़ेरे इंतज़ाम है। खैर वो ना सही, हम गालिब म्यूजियम और लाइब्रेरी ही देख लेते हैं। ज़रूर
देखिए। और हाँ, अगर मिर्जा गालिब पर ड्रामा देखना चाहें तो लाइब्रेरी से फ्री पास लेते जाइएगा। सुना है बड़ा मजेदार ड्रामा है। फिर तो हम जरूर देखेंगे, लेकिन 3 पास दरकार होंगे। वो क्या है ना, मेरी एक दोस्त भी हमारे साथ जाएगी। फ्री पास है, जितने चाहे ले लें। और वैसे भी फ्री का ड्रामा देखने में लोगों को बड़ा लुत्फ आता है। बहुत ही होपलेस ड्रामा निकला। मैं तो अपना जरूरी काम छोड़कर गई थी, देखकर बड़ी मायूसी हुई। मैंने भी इसकी बहुत तारीफ सुनी थी, लेकिन देखा तो मजा नहीं आया। शंभू नागर के डायरेक्शन भी इसे संभाल नहीं सकते। इन 2-3 जुमलों की बुनियाद पर मंटो साहब ने अपनी फिल्म की कहानी में डोमनी किरदार शामिल कर दिया था। अच्छा, डोमिनी मीन्स मैं समझी नहीं। डोमनी और मिरासनी निचले तबके की वो औरतें होती थी जो शादी ब्याह वगैरह के मौकों पर अमीरों घरों में नाचने गाने के लिए बुलवाई जाती थी। माजिद मीर, ओहो कॉमरेड, आदाबर। आइए आइए, तशरीफ फरमाइए। नहीं, चाय तो पियेंगे ना? शुक्रिया, मैं चाय पीकर ही आ रहा हूँ घर से। जी, ये मेरे मोहतरम बुजुर्ग असदुल्ला साहब हैं, और ये छाया माथुर, और आप हैं कॉमरेड हिटलर। कॉमरेड हिटलर? नाम पर गौर करोगे तो परेशान हो जाओगी कि भला कोई कॉमरेड हिटलर कैसे हो सकता है। दरअसल ये उनका उर्फ है। What a wonderful composition of the words, कॉमरेड एंड हिटलर। मैं एक ही वक्त में कॉमरेड और हिटलर दोनों हूँ। कॉमरेड इसलिए कि पक्का मार्क्सवादी हूँ, और हिटलर इसलिए कि मेरे दिमाग में मार्क्सवादी विचारधारा को लेकर बड़ी सख्ती है। मैं आजकल मंडी हाउस एरिया वॉच कर रहा हूँ। कल मुझे वहाँ एक ऐसा आदमी नजर आया जो मेरे जहन में उलझन पैदा कर रहा है। क्या मतलब? ये निजामुद्दीन एरिया तुम ही वॉच कर रहे हो? यस सर। कल वहां पर एक संदिग्ध बूढ़ा देखा गया जो कि ओल्ड स्टाइल के कपड़े पहने हुए था और शक्ल से कश्मीरी मालूम होता था। क्या रिपोर्ट है दोनों के बारे में? सर, ऐसे हुलिये के लोग तो वहाँ हर रोज ही सुबह से रात तक मज़ार और तबलीगी मरकज में आते जाते रहते हैं। अपने आंख और कान खोल के रखा करो। तुम्हारी ड्यूटी वहां क्यों लगी है, तुम्हें मालूम है? कल रात मंडी हाउस में नजर आने वाले जिस बूढ़े की मैं बात कर रहा था, उसके साथ 2 स्टूडेंट टाइप के लोग भी थे। एक लड़का और एक लड़की। लड़का सर कश्मीरी लगता था। वो कॉमरेड हिटलर की जान पहचान वाला था सर। यानी कि उस कश्मीरी स्टूडेंट के साथ एक लड़की भी है? यस सर। अभी तो कई परतें खुलनी बाकी हैं। वो आ गए मजनू इलाहाबादी। आइए आइए मजनू साहब आइए। अरे मजनू भाई, आज तो आप सेमिनार में गए थे, कैसा रहा आपका पेपर? लगता है आप सेमिनार लूट कर आ रहे हैं। सेमिनार लूट कर नहीं भाई, वहाँ से तो लूट कर आ रहा हूँ। मेरा तो मूड खराब हो गया, सोचा कॉफी हाउस चलकर कोफ्त दूर करता चलूं। यानी मजनू साहब यहाँ अपना गम गलत करने आए हैं? कॉफी हाउस गम गलत करने की जगह है क्या? अरे यही समझ लो कि रहा है दिन ब दिन मयार ज़िस्त, जिंदगी गोपाल मित्तल हो गई। फिर ये तो जाहिर है कि मिर्जा गालिब का साथ हमसे छूट जाएगा, और ये मुझे कतई मंजूर नहीं। और मुझे भी बिल्कुल मंजूर नहीं है। लेकिन मैं अपनी टोपी साथ रख लूंगा। ऐसा है तो रख लीजिए, लेकिन वहाँ पहनना मुनासिब ना होगा। लोग देखकर हैरान हो जाएंगे और एक हंगामा बर्पा हो सकता है। चलिए, हमारी कैब भी आ गई है। हाँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जानते हैं मिर्जा गालिब का शुमार दुनिया के महान शायरों में किया जाता है। उनकी शेरो अदब के अलावा हमारी ललित कलाओं जैसे संगीत, चित्रकला, नाट्य कला, मूर्ति कला, मास मीडिया, खास तौर पर रेडियो, टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह को किस किस तरह से प्रभावित किया है। इस विषय पर गुफ्तगू के लिए हमने अपने मुल्क के कुछ नामचीन हस्तियों को इनवाइट किया है। दोस्तों, हिंदुस्तानी संगीत के साथ गालिब का रिश्ता उनकी जिंदगी में ही कायम हो गया था। दिल्ली और दिल्ली के बाहर भी गालिब की गज़लें गाई जाती थी। बाद में 20वीं सदी के शुरुआती सालों में गालिब की गज़लों ने गायकी में एक खास जगह बनानी शुरू की। नमस्कार साथियों। वैसे देखा जाए तो मिर्जा गालिब की जिंदगी और उनकी शायरी पर तो बेशुमार ड्रामे पहले ही लिखे जा चुके हैं, जिनमें से कुछ छप चुके हैं। कैसी बहकी बातें कर रहे हो? सभी लोगों
ने उस बूढ़े को लड़की के साथ जाते हुए देखा, लेकिन किसी भी सीसीटीवी कैमरे में उस बूढ़े की कोई इमेज नहीं। आखिर ये कैसे संभव है? सर मैं खुद हैरत में हूँ सर, लेकिन होटल के वर्कर में से 2 लड़कों ने बताया सर कि उन्होंने खुद उस बूढ़े को और लड़की को होटल से निकलकर एक कार में बैठते हुए देखा था सर। अच्छा, इस लड़की के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन है क्या? सर वो डिफेंस मिनिस्ट्री में एक बड़े ऑफिसर की बेटी है और कॉलेज में पढ़ाती है। ओह, डिफेंस मिनिस्ट्री के एक ऑफिसर की बेटी। यस सर। और उधर वो संदिग्ध बूढ़ा और ये कश्मीरी स्टूडेंट। मुझे तो तीनों के तार आपस में जुड़ते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, 100% सच टीवी अपने दर्शकों का स्वागत करता है। गालिब साहब, फिरंगी सरकार ने आपके साथ इंसाफ नहीं किया, इसके बावजूद आप उनके लिए कसीदे लिखते रहे, उनकी तारीफें करते रहे। आप वो कसीदे पढ़कर देखे, मैंने उनमें झूठी तारीफें नहीं की, उनकी खुशामदें भी नहीं की हैं, बल्कि उन कसीदों को अपने हालात बयान करने का जरिया बनाया है। लेकिन जब आप गजलें सुनने के बहाने तवायफ के कोठे पर जाने लगे तो उस बेचारी के दिल पर क्या? किसी भी तवायफ या उसके कोठे से जिंदगी भर मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। तो फिर वो कौन थी जो आपकी गजलें गाया करती थी और आपसे मोहब्बत किया करती थी? ओह, आप शायद उस डोमिनी की बात कर रही हैं जो एक मिरासन थी। रोज इस शहर में एक हुक्म नया होता है, कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या होता है। जरा इस शेर के मानी पर गौर कीजिएगा। और हाँ, मैंने एक कथा भी लिखा था जिसमें उस दौर के हालात की सच्चाइयाँ पेश की थी। गालिब साहब, आप हमारे प्रोग्राम सवालों के शिकंजे में तशरीफ लाए और आपने हमारे सवालों के जवाब दिए, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। सर, इतनी देर तक जो शूटिंग चली है उसमें एंकर तो मौजूद है, उनकी आवाज भी मौजूद है, और वो मिर्जा गालिब और उसकी आवाज तो बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ सर, मैं सच कह रहा हूँ, यकीन ना हो तो खुद रिकॉर्डिंग देख लीजिए। सर वो संदिग्ध बूढ़ा इंसान नहीं है सर। क्या मतलब? सर वो इंसान नहीं तो भूत प्रेत मालूम होता है। हाँ सर। अरे क्या बक रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ सर। मैंने एक अंग्रेजी फिल्म में देखा था, वो जो एक्टर था ना, वो अपने चेहरे और जिस्म पर एक केमिकल लगा लेता था, जिसकी वजह से वो कैमरे में नजर नहीं आता। मैंने स्किन एक्सपर्ट को बुलाया है, अभी वो जांच करेगा और सारी की सारी हकीकत सामने आ जाएगी। बहुत हो चुका तुम्हारा ये नाटक। इतने दिनों से मिर्जा गालिब का भेष बनाकर लोगों को बेवकूफ बना, अब मेरे सामने तुम्हारी एक चाल न चलेगी। चलो अब सच सच बता दो कि कौन हो तुम। बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। ये मत भूलो कि इन सलाखों के पीछे हर आदमी मुजरिम ही होता है। यहाँ से तो सलाखों के पीछे मुझे तुम नजर आ रहे हो बरखुरदार। सर, खाना पूर्ति के लिए कुछ न कुछ सवाल तो करने ही पड़ेंगे ना। हाँ तो पूछिए। वही सवाल कि आपका नाम क्या है? जवाब भी वही है, मिर्जा असदुल्ला बेग कागल। हम सब कायनात के समंदर की लहरें हैं जो उसी से पैदा होते हैं, उसी में रहते हैं और कभी फना नहीं होते। हस्ती के मत फरेब में आ जाइयो असद, आलम तमाम हल्के दामे ख्याल है।